नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। भारत के पहले एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन, आईएएस डॉक्टर विजय लक्ष्मी सहित कई हस्तियां हुई शामिल। एचडीएफसी बैंक ने तमिलनाडु में अपनी बैंक ऑन व्हील्स वैन लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं को दी मंजूरी। सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड को जैविक राज्य की पहचान दिलाने की कोशिश, प्राकृतिक खेती पर फोकस। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने इकाल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के साथ इकाल ऑन व्हील्स का किया समर्थन। हिमाचल के किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों की मासिक आय 25,000 से 35,000 करने का खाका बना रही सरकार। कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव से जुटेंगे देश भर के प्रगतिशील किसान। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने गन्ने की फसल के लिए अपने अनूठे बायो फर्टिलाइजर माइकोर का किया लाइव प्रदर्शन। पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर में 879 करोड़ की लागत से शुरू होगी फूड प्रोसेसिंग योजना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, गेहूं चावल के साथ अब चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री। मत्स्य पालन विभाग ने सागर परिक्रमा चरण 3 के लिए योजना बैठक का किया आयोजन। 26 जनवरी को हरियाणा में किसान महापंचायत, राकेश टिकैत का बयान, कहा लिया जा सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में ठंड से राहत, कई शहरों में 26 जनवरी तक होगी बारिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कृषि जागरण ने आज 24 जनवरी को भारत के पहले एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आईएएस डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंडेदला द्वारा किया गया है। किसानों तक हर जरूरी जानकारी और उनका काम आसान बनाने के उद्देश्य से कृषि जागरण बीते 26 सालों से लगातार कृषि के क्षेत्र में काम करता आया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कृषि जागरण ने आज मंगलवार 24 जनवरी को देश के पहले एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। इस एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सचिव डॉक्टर विजय लक्ष्मी द्वारा किया गया है। आईएएस डॉक्टर विजय लक्ष्मी के अलावा इस उद्घाटन समारोह में मशर वेलापुरत, एएफसी इंडिया लिमिटेड के एमडी एमसी डोमिनिक, कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और अध्यक्ष, और शाइनी डोमिनिक, कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के प्रबंध निदेशक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इस परियोजना के माध्यम से कृषि जागरण और एएफसी का उद्देश्य एफपीओ को अपने संगठनों के सुचारू कामकाज के लिए सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करता है। किसानों को एफपीओ से संबंधित कई भी समस्या आती है तो कृषि जागरण के इस कॉल सेंटर के माध्यम से निवारण किया जाएगा। इसके अलावा एफपीओ के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का लाभ पाने से संबंधित हर प्रश्न का जवाब यहां पर दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अपने अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किया है। बैंक इन व्हील्स वैन सेवा बैंकिंग सेवाओं को बिना बैंक वाले गांव तक ले जाएगी। इस सेवा के अंतर्गत बैंक के ग्रामीण बैंकिंग विभाग ने बैंक ऑन व्हील्स वैन लॉन्च की है, जो अधिक पहुंच के लिए निकटतम शाखा से 10 से 25 किलोमीटर दूर स्थित दूर दराज के गांवों का दौरा करेगी। वैन जिले में 10 से 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित चुनिंदा गांव में हर हफ्ते जाएगी। ये सप्ताह में 2 बार प्रत्येक गांव का दौरा करेगा और 21 बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद तमिलनाडु 5वां राज्य बन गया है जहां यह सेवा उपलब्ध कराई गई है। विरुधुनगर व्यापारी सुगम में एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनिल भवनानी, वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष और ग्रामीण बैंकिंग के प्रमुख और दक्षिण क्षेत्र के शाखा बैंकिंग प्रमुख संजीव कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। HDFC Bank on Wheels coming to your village every week, same day, same time. So it will be a continuity factor. All services that you want from a branch will be available in this Wheels. So the idea is to reach out to customers. For your convenience, we are doing this. So whether it is loan, deposit, government schemes, agri loan, personal loan, business loan, every loan will be available through the bank on Wheels. So we want you to support the bank. The bank is reaching out to customers like farmers, agri owners, landowners, so for all your requirements.
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के लिए खुशखबरी है। अब उनके जीवन स्तर में सुधार होने वाला है। दरअसल एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों को जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को आधुनिक और हथकरघा लगाने में मदद करेगी ताकि वे समय के साथ चल सके और राज्य के विकास में योगदान कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मालसी देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जैविक कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट यानी कि IFOAM जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से ऑर्गेनिक कार्यशाला का आयोजन निश्चित रूप से समृद्धि उत्तराखंड निर्माण की संकल्पना को सार्थक करने का एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का किसान वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार अनेक लाभकारी योजनाओं को देश से किसानों को समृद्ध बनाने का काम कर रही है। प्रदेश में जैविक कृषि के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्राकृतिक कृषि को भी वृहद स्तर पर संचालित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में इस वर्ष से 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की कार्य योजना को स्वीकृत किया जा चुका है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ मथुरा, नामक्कल, तमिलनाडु, गंगावती, कर्नाटक और महबूबनगर, तेलंगाना में 4 ईकाल वैन व्हील्स का समर्थन किया है और वही ईकाल ग्रामोथॉन फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। ईकाल वैन व्हील्स डिजिटल इंडिया मिशन को भारतीय गांवों के दृश्य और क्षेत्र में लाता है। वैन हमेशा काम में रहती है और युवाओं को उनकी वास्तविक क्षमता हासिल करने और उन्हें प्रौद्योगिकी से जोड़ने में सहायता करती है और इसमें 3000 युवाओं तक की पहुंचने की उम्मीद है। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किसानों की मासिक आय 25,000 से 35,000 करने का खाका बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के निर्देशों पर खाका तैयार कर अफसर किसानों की आय बढ़ाने के उपाय बताएंगे। अफसर इससे जुड़ी रिपोर्ट जल्द कृषि मंत्री को सौंपेंगे और ये उपाय जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए बजट का प्रावधान करने के साथ योजना और नीति के स्तर पर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अफसरों को प्रदेश में लैंड यूज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों की आय दोगुना करने के लिए पहाड़ी राज्य हिमाचल में किसानों की छोटी होल्डिंग के बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। बागवानी विभाग के सफल प्रयोगों के बाद अब कृषि विभाग में भी क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत करने की तैयारी है। कृषि वैज्ञानिक हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर हर क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के गुणों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर में कृषि के क्षेत्र में हो रही क्रांति को किसानों को बताने के लिए कोटा में किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसानों को देश भर के प्रगतिशील किसान, 75 से अधिक स्टार्टअप्स और कृषि उत्पाद निर्माताओं से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। यहाँ ड्रोन के साथ आधुनिक खेती के एक से बढ़कर एक तरीके भी बताए जाएंगे। इस किसान महोत्सव का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राजस्थान के कृषि विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय पशु मत्स्य एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राजस्थान सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता राज्य मंत्री उदयलाल आंजना भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में किसानों को स्टार्टअप्स में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और नई तकनीक के बारे में जानने को मिलेगा। इस तकनीक को अपनाकर किसान कम क्षेत्र में कम लागत और कम समय में अधिक उपज और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही किसानों को ऐसे प्रगतिशील किसानों से भी संवाद का अवसर मिलेगा जिन्होंने अपने कौशल और तकनीक में सुधार करते हुए खेती को लाभप्रद और सरल बनाया है। उनके अनुभव जानने से किसानों को भी खेती की नई और वैज्ञानिक पद्धतियों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलेगी।
धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने गन्ने की फसल के लिए अपने अनूठे बायो फर्टिलाइजर माइकोर का लाइव प्रदर्शन किया है। वो इस कार्यक्रम में बता दें कि भारत और विदेशों से 300,000 से अधिक और फुटबॉल और 400 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया है। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक रोड शो में पश्चिमी क्षेत्र के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि किस प्रकार G20 2023 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का मुख्य क्षेत्र बनेगा और साल भर के नेतृत्व के दौरान देश एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। शिखर सम्मेलन से पहले सेंट रेजिस होटल मुंबई में आयोजित एक रोड शो में विभिन्न वाणिज्य दूतावासों द्वारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। भारत हाल ही में G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 को देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होना है। इस आयोजन में सभी G20 के सदस्य देश आमंत्रित होंगे। पर्यटन मंत्रालय के निदेशक प्रशांत रंजन ने कहा कि भारत वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्र, उदाहरण के लिए थीम पार्क, साहसिक पर्यटन जिसे एडवेंचर टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं, और कल्याण पर्यटन यानी कि वैलेंस टूरिज्म में भी निवेश और व्यापार के मौके प्रदर्शित होंगे। 140 मिलियन नौकरियों का सृजन और $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित है। वही विशेष रूप से क्रूज पर्यटन, पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि देखा भी जा सकता है, यह ज्यादा लोकप्रिय है और पर्यटन और अतिथि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार तमाम योजना और पहल के माध्यम से निवेश कर रही है। पर्यटन और सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार अब स्वदेश दर्शन 2.0 नाम की एक योजना भी शुरू कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में 879 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्रांति लाना है और किसानों के जीवन में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के विशिष्ट उत्पादों का समूह बनाने के लिए ये खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस परियोजना को 5 साल के भीतर 7 चिन्हित उत्पादों को लागत, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और टिकाऊ बनाने के मापदंडों पर खतरा उतरने के लिए तैयार किया गया है। सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न कृषि, बागवानी और पशुधन उत्पादों के मूल्य, संवर्धन, लॉजिस्टिक, विपणन और ब्रांडिंग में निवेश कर रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन स्कीम का फायदा उठाते हैं तो ये खबर आपकी काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत आप लोगों को फ्री गेहूं, चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया कि वो 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे और इसके लिए अब योजनाएं बनाई जा रही है। सागर परिक्रमा एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों एवं अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली में सागर परिक्रमा चरण 3 के लिए योजना बैठक का आयोजन किया है। कार्यक्रम में भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने भाग लेने वालों का स्वागत किया तथा बैठक का एजेंडा तय किया है। मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने पिछले 2 कार्यक्रमों की संक्षेप में जानकारी दी। इस बात पर प्रकाश डाला कि मछुआरा समुदायों के बीच पूरा करने और उन्हें उन्नत बनाने, कृत्रिम चट्टानों को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को हरियाणा के जिंद में किसान भवन पहुंचे। वही 26 जनवरी को जिंद में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने किसानों की बैठक ली तथा तैयारियों की भी समीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने नई अनाज मंडी में महापंचायत स्थल का दौरा किया और यहाँ बनने वाली स्टेज और लगने वाले टेंट के बारे में भी जानकारी हासिल की। उनके साथ भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर साहरवाल, प्रदेश अध्यक्ष रतनमान सोनू, मालपुरिया सुशील नरवाल मौजूद रहे। उत्तर भारत के कई इलाकों में इस हफ्ते में सर्दी से बेहद राहत देखने को मिली है।
देखा जाए तो पिछले हफ्ते से ही कई राज्यों में ठंड कम पड़ रही है, लेकिन देश के कुछ अन्य राज्यों में सर्दी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बीते कुछ दिनों से हल्की बारिश देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में ठंड में वृद्धि नहीं देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में अब मौसम साफ रहेगा और ठंड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। IMD के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। हफ्ते के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया है। वही मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर और लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के चलते कुछ इलाकों में ठंड में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि हरा सोना क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 चाय, नंबर 2 कॉफी, नंबर 3 सोना, नंबर 4 चावल। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।